का मेरे इस YouTube चैनल में। तो चलिए, अभी रात वाला हमारा क्लास है, नाइट क्लास है। तो नाइट वाले क्लास में जो है हम लोग पढ़ते हैं बायो। तो कल का जो बायो का क्लास था, इसमें मैंने आपको पोषक पदार्थों के बारे में बताया था, ठीक है। तो पोषक पदार्थों के बारे में जो हमने बात कर ली थी, मैंने कहा था कि 4 पोषक पदार्थ जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग जो है ये कार्बोहाइड्रेट को और वसा को देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो है ये विटामिन को देखेंगे, ठीक है। ये विटामिन हम लोगों को देखना है और विटामिन के बाद हम लोगों को देखना है प्रोटीन, ठीक है। ठीक है, प्रोटीन के साथ साथ हम लोग न्यूक्लिक अम्ल जो आनुवांशिक पदार्थ है उसे भी देखेंगे, लेकिन इन दोनों को हम लोग देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत करके वीडियो को बनाया जाता है, इसीलिए आप लोगों से हम लोग कोई फी तो नहीं मांग रहे हैं। आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो में व्यू बढ़ेंगे तभी तो बनाने में मजा आएगा। इसीलिए बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखने के बाद यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, मैं बता रहा हूँ यदि अच्छा लगता है, खराब लगे तो कोई बात नहीं है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको टीचर की मेहनत दिखाई पड़ती है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और एक कमेंट तो जरूर से जरूर लिख दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा और बुरा लगे तो बुरा। तो चलिए, यही बताना था और अब शुरू करते हैं हम लोग विटामिन। आइए अब हम लोग देखते हैं विटामिन। ये जो विटामिन है, इस विटामिन के खोजकर्ता थे फंक, ठीक है। विटामिन के खोजकर्ता पूछे या विटामिन के आविष्कारक पूछे तो ये थे फंक। फंक जो थे ये बेसिकली पोलैंड के निवासी थे और इन्होंने 1911-12 में विटामिन की खोज की थी, ठीक है। कभी आपको परेशान करने के लिए पूछ सकता है कि विटामिन शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो ये भी होगा फंक, ठीक है। जल में घुलनशीलता के आधार पर हम लोग विटामिन को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रख लीजिए कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो ए से लेकर के ए, बी, सी, डी, ई, इतना आपको याद है। ए बी सी डी ई, इसके बाद एफ नहीं, इसके बाद याद रखना है के, ठीक है। तो इतने विटामिन है, ए बी सी डी ई, यहाँ तक याद है। ए बी सी डी ई 5 हो गए और के 1, तो 6, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। अब हम लोग देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है और जल में अघुलनशील विटामिन कौन कौन है। ऐसा आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि आप इसको जीवन भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए, जब हम लोग कोई काम कर लेते हैं तो काम जब आसानी से हो जाता है तो कोई परेशानी नहीं है, परंतु अगर काम नहीं हो पाता है तो क्या हो जाता है, हेडेक हो जाता है ना। बोलते हैं ना, हेडेक हो गया, अरे यार ये काम नहीं बना, हेडेक हो गया। तो जो विटामिन जल में घुल गया तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जल में अगर नहीं घुला तो क्या हो गया, हेडेक हो गया। तो हेडेक के जगह यहाँ पर हमको याद कर लेना है ए डेक, ठीक है। एच के जगह में ए लगा देना है, एडेक। तो जो एडेक है, विटामिन ए, डी, ई और के, ये जल में अघुलनशील है, ये जल में नहीं घुलेगा, ठीक है। दूसरे साइड में बच गए कौन कौन से, तो बच गए बी और सी। तो बी और सी जो होगा ये जल में घुलनशील होंगे, यानी जल में अघुलनशील हो गया ए, डी, ई, के और जल में घुलनशील होगा बी और सी। अब एक मामला और याद रख लीजिए, जो विटामिन जल में घुलनशील होता है वही विटामिन कार्बनिक घोलकों में अघुलनशील होता है, यानी कि उल्टा। यानी बी और सी जल में तो घुल जाएगा लेकिन कार्बनिक घोलकों में ये नहीं घुलेगा, ठीक है। दूसरा जो बात है ये है, जो विटामिन जल में अघुलनशील हैं, जो जल में नहीं घुलेंगे, वो कार्बनिक घोलकों में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। तो उल्टा है रिलेशन, इसको आप याद रखिएगा। आइए अब चलते हैं आगे, कुछ नोट देखते हैं। ये जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं में नहीं होता है, इसकी आपूर्ति जो है ये सिर्फ भोजन के द्वारा होती है, ठीक है। हमारे शरीर में 2 तरह के विटामिन का संश्लेषण होता है, एक है विटामिन डी और एक है विटामिन के। ए बी सी डी ई के में से डी और के है ना, लास्ट वाले 2 का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का सोर्स जो है ये सूर्य में स्थित पराबैंगनी किरणें हैं, जिसको हम लोग अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, यूवी किरणें भी बोलते हैं इसको, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यूवी किरण का मतलब भी होता है पराबैंगनी किरण। तो विटामिन डी जो है ये सूर्य के प्रकाश में स्थित पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर का जो स्किन है, त्वचा, उसके नीचे कोलेस्ट्रॉल की परत होती है,
वहीं पर विटामिन डी का संश्लेषण होता है। या अगर मोटे भाषा में हम बात करें तो विटामिन डी हम लोग सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं और विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर की त्वचा के नीचे पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल की परत में होता है, ठीक है, लेकिन सूर्य के प्रकाश जरूरी है। विटामिन के का संश्लेषण भी हमारे शरीर में होता है। तो हमारे शरीर में बड़ी आंत में कोलोन नाम का एक स्थान है जहाँ पर सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनके द्वारा हमारे शरीर में विटामिन के का संश्लेषण होता है। यानी विटामिन के का संश्लेषण बड़ी आंत के कोलोन में सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद एक विटामिन है जिसका नाम है विटामिन B12। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन, ठीक है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है ये कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामीन है। पूछता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये है विटामिन B12 यानी विटामिन B12, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये साइनोकोबालामीन वाला इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं विभिन्न जो विटामिन हैं इनके वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो विभिन्न जो विटामिन हैं इनके वैज्ञानिक नामों को याद करने का एक ट्रिक है जो मैं आपको अभी याद करा दूंगा तुरंत। देखिए ये विटामिन हो गए, है ना। विटामिन को याद रखने का ट्रिक याद रखिए, रथ, एक, टफ। क्या याद रखिएगा, रथ, एक, टफ। और जो 6 विटामिन है सबके रासायनिक नाम आपको याद हो गए, ठीक है। जैसे रथ, रथ को 2 पार्ट में बांट दीजिए, जैसे ए और बी, ठीक है। एक को बांट दीजिए सी और डी, और टफ को बांट दीजिए ई और के, ठीक है। तो विटामिन ए का हो जाएगा र से हो गया रेटिनोल, ठीक है। विटामिन बी का हो गया थ से थायमीन, ठीक है। इसी तरह से विटामिन सी का हो गया ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। डी का हो गया क से हो गया कैल्सीफेरोल, ठीक है। इसी तरह से टफ, तो ट, ई का हो गया ट यानी टेकोफेरोल, और के का हो गया फ यानी फिलोक्विनोन। तो इस तरह से रथ, एक, टफ अगर आप याद कर लिए तो आपको सारे जितने भी विटामिन हैं इनके वैज्ञानिक नाम याद हो जाएंगे। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, आपको अगर ये नाम रेटिनोल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड ये याद नहीं हुआ है तो भी आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। मान लीजिए प्रश्न पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए में ये है, ऑप्शन बी में ये है, ऑप्शन सी में ये है, ऑप्शन डी में ये है, ठीक है। तो अब आपको फॉर्मूला याद है, रथ, एक, टफ, ठीक है। तो विटामिन ए का आप जान रहे हैं र होगा, तो ऑप्शन ए में देखिए र है, बी में र है नहीं है, सी में र है नहीं है, डी में र है नहीं है, या ई के भी अगर है तो किसी में र नहीं है। तो जिसकी शुरुआत र में होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। एक दूसरा प्रश्न देख लीजिए, अगर आपको पूछ लेता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, और ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये है और ऑप्शन डी ये है, ठीक है। ये ऑप्शन डी में दे देते हैं। चलिए ये ऑप्शन ए है, ये बी है और ये ऑप्शन सी और ये डी। अब विटामिन डी का क्या होता है, तो रथ, एक, है ना, तो क आ गया, डी का क्या आ गया, क आ गया। तो अब देखिए किस ऑप्शन में क है, इसमें है नहीं तो ये नहीं होगा, इसमें क है नहीं है तो ये भी नहीं होगा, इसमें क है यस है तो ये आंसर हो जाएगा, इसमें क है नहीं है तो ये नहीं होगा। इस तरह से अगर आपको वैज्ञानिक नाम याद नहीं भी है तो परेशानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ रथ, एक, टफ से आप एग्जाम में आंसर कर सकते हैं। समझ में आ गया। ये बहुत ही पेचीदा लगता है लोगों को, लेकिन देखिए कितना आसान है ना। अब आते हैं हम लोग विभिन्न विटामिनों के नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है। देखिए इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के। तो ए, बी, सी, डी, ई, के, इस तरह से मैंने 3 बॉक्स बना दिया है। विटामिन बी के बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें देखिए आपको एग्ज़ाम के हिसाब से, अच्छा पहले बात कर लेते हैं फिर बताता हूँ कि एग्ज़ाम के लिए कौन से ज़रूरी हैं। सबसे पहले आते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, और विटामिन ए की कमी से आँखों के संबंध की बीमारी होती है, जिसमें एक है रतौंधी और दूसरा है जीरोपथैल्मिया। ये दोनों आँखों से संबंधित बीमारी है, बहुत बार पूछा हुआ है रतौंधी। और विटामिन ए का सोर्स क्या है, तो विटामिन ए का सोर्स जो है ये ताज़े फल और सब्जियां है ना, गाजर वगैरह, ठीक है। आइए अब
विटामिन बी को देखते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है ये है थायमिन, और इसकी कमी से होती है बेरी बेरी बीमारी, ये भी बहुत पूछता है, ठीक है। इसके बाद आइए विटामिन B2। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, और इससे जो बीमारी होती है इसको कहते हैं चिलोसिस, यानी त्वचा और जीभ का फटना। विटामिन B3 जो है इसको कहते हैं निकोटिनिक एसिड, और इसकी कमी से पेलेग्रा नाम की बीमारी होती है जो बच्चों में पाई जाती है। इसके बाद है विटामिन B5। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, इससे चमड़े संबंधी रोग और बाल सफ़ेद होते हैं। इसके बाद जितने भी विटामिन हैं इनसे चमड़े के रोग, बाल संबंधी बीमारियां जैसे बाल का झड़ना, बाल का सफ़ेद होना, और एक रक्त की कमी यानी एनीमिया नाम की बीमारी होती है। इसके बाद आ जाते हैं विटामिन B6। तो B6 को हम लोग कहते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन से भी होता है रक्त की कमी यानी एनीमिया और चमड़े संबंधी बीमारी। इसके बाद आते हैं विटामिन B7। B7 को बायोटिन कहा जाता है, इसमें भी चर्म रोग और बालों का झड़ना होता है इससे। इसके बाद आते हैं विटामिन B9। B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं, इससे शरीर में रक्त की कमी होती है यानी एनीमिया, और शरीर का कम वृद्धि भी होती है यानी शरीर का विकास कम होता है। इसके बाद आते हैं लास्ट विटामिन बी में, तो विटामिन B12, इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया यानी शरीर में रक्त की कमी और पीलिया यानी कि पांडु रोग नाम की बीमारी होती है, जिसको हम लोग जॉन्डिस भी बोलते हैं पांडु रोग को, ठीक है। अब विटामिन बी में देखिए, इतने सारे को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। विटामिन बी में शुरू के 3 पढ़ लीजिए, 1 2 3, यानी विटामिन B1 B2 और B3, है ना। और एक ही बार लास्ट वाला को पढ़िए विटामिन B12, बीच वाले से उतने महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अब आइए विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम ये मैंने आपको याद करा दिया अभी, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। स्कर्वी में क्या होता है, ये मसूड़ों से संबंधित रोग है और इसमें मुंह में बदबू आती है। विटामिन डी जो है, विटामिन डी को हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है ये हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, और इसकी कमी से जो है ये रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया होती है। ये रिकेट्स जो है ये बच्चों में होने वाली बीमारी है, और ऑस्टियोमेलेसिया वयस्कों में होने वाली बीमारी है। दोनों हड्डियों से संबंधित बीमारी है, ठीक है। इसके बाद आइए विटामिन ई। विटामिन ई को हम लोग कहते हैं टेकोफेरोल, और इसकी कमी से जो है ये प्रजनन क्षमता में कमी आती है यानी नपुंसकता आती है। इसके बाद लास्ट विटामिन है विटामिन के, इसे फिलोक्विनोन कहते हैं। ये रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन होता है, और इसकी कमी से क्लोटिंग ऑफ ब्लड यानी शरीर में रक्त का थक्का जमने में कठिनाई होती है। ये रक्त का थक्का अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं इसको, कि जैसे ही हमारा हाथ वाथ कट जाता है तो इससे खून बहने लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद ये जम जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं रक्त का थक्का जमना। और ये किस विटामिन के कारण होता है, तो ये होता है विटामिन के कारण। तो ये सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विटामिन के खोजकर्ता। तो विटामिन के, विभिन्न विटामिनों के खोजकर्ता में 4 विटामिन आपको याद रखना है, ABCD, ठीक है। तो ए का याद रख लीजिए मैं, बी का याद रख लीजिए मैं, सी का याद रख लीजिए हलकट, और डी का याद रखिए हड़प। ए का किसने खोजा, मैकुलन, बी का मैकुलन, सी का हलकट यानी होलकट ने, और डी को खोजा है हड़प यानी हॉपकिंस ने, ठीक है। यानी ए का मैं, बी का मैं, सी का हलकट और डी का हड़प। याद आ जाएगा आसानी से ट्रिक के साथ। अब आते हैं खनिज लवण तथा जल। ये खनिज लवण जो है ये मनुष्य भूमि से प्राप्त नहीं करता है। शरीर में लोहे की कमी हुई तो लोहा उठाकर चबाना शुरू नहीं करते हैं। तो खनिज लवण मनुष्य किससे प्राप्त करता है, भोजन द्वारा प्राप्त करता है। लवण का मतलब होता है नमक, और नमक में आयोडीन होता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो ग्वाइटर या घेंगा नाम की बीमारी होती है, यानी गला फूलकर बाहर आ जाता है। बहुत बार पूछता है ग्वाइटर या घेंगा रोग का कारण, तो आयोडीन की कमी जो पाया जाता है लवण यानी नमक में। अब पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि गर्भवती महिला में प्रायः किन खनिज की कमी होती है। तो गर्भवती महिला में 2 खनिज की कमी हो जाती है, एक आयरन और कैल्शियम की। गर्भवती महिला में प्रायः इनकी कमी होती है, क्योंकि बच्चे के बनने में जैसे हड्डी वड्डी बनते हैं, स्कल बनता है, खोपड़ी बनता है, तो इसमें आयरन और कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जिसके कारण गर्भवती महिलाओं में प्रायः आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसीलिए सरकारी जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वहाँ पर आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में प्रदान की जाती हैं। तो ये हो गए
खनिज, लवण और जल। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। क्लियर। प्रोटीन शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले थे बर्जीलियस। फैक्ट है, याद रखिएगा। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। पूछा जाता है कि मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन निर्मित है, तो ये 15% है। अब प्रोटीन का कार्य, तो प्रोटीन जो है ये ऊर्जा का भी उत्पादन करता है और शरीर की मरम्मत भी करता है। ठीक है, प्रोटीन के दो कार्य है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और शरीर की मरम्मत करना। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, तो प्रोटीन की कमी से दो गंभीर बीमारियां होती है, एक है क्वासियोरकर और दूसरा है मरासमस। दर्जनों बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब आइए सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रोटीन का गठन। तो प्रोटीन का गठन जो होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर होता है। ठीक है, अभी हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, प्रोटीन किससे किससे बन रहा है, तो प्रोटीन में कार्बन तो है ही, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें क्या बढ़ गया, एक बढ़ गया नाइट्रोजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये रखिएगा, ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट और ये हो गया आपका प्रोटीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये प्रोटीन जो होते हैं ये शरीर में ऊतकों के निर्माण और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो ऊतक निर्माण और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है प्रोटीन। इसीलिए देखिएगा, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, शरीर में अपना मांस बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं एमिनो अम्ल। ठीक है, एमिनो अम्ल का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो एमिनो अम्ल होते हैं ये प्रोटीन संयोजन की इकाइयाँ होती है, यानी एमिनो अम्ल से मिलकर के ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए, ये जो प्रकृति में, नेचर में 500 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, सॉरी एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रकृति में कितने एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो 500 प्रकार के। इनमें से 20 प्रकार के जो एमिनो अम्ल होते हैं, अभी लिखा हुआ को आप मत पढ़िए, जो मैं लिख रहा हूँ उससे पढ़िए। ठीक है, 20 प्रकार के जो एमिनो अम्ल होते हैं ये शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि मानव शरीर का निर्माण जो है ये 20 प्रकार के एमिनो अम्ल में से होता है। इन 20 एमिनो अम्ल में 11 जो एमिनो अम्ल होते हैं ये हम लोगों को भोजन से भी प्राप्त होता है और हमारे शरीर की कोशिकाओं में भी ये बनते हैं। इसीलिए इनको अनिवार्य यानी नॉन एसेंशियल एमिनो अम्ल कहा जाता है। ठीक है, अब बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए 9 एमिनो अम्ल। ये जो 9 एमिनो अम्ल है ये हमारे शरीर में नहीं बनते, हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ भोजन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको एसेंशियल यानी अनिवार्य एमिनो अम्ल कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करो, समझ लीजिए। प्रकृति में 500 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। इनमें से 20 जो है ये शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इन 20 में से 11 का संश्लेषण भी हमारे शरीर में होता है और हम लोग इसको भोजन से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इन 11 एमिनो अम्ल को अनिवार्य या नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। बाकी जो 9 एमिनो अम्ल बच गए, 9 एमिनो अम्ल हमें सिर्फ और सिर्फ भोजन से मिलते हैं, शरीर में इसका संश्लेषण नहीं होता है। इसे एसेंशियल यानी अनिवार्य एमिनो अम्ल कहा जाता है। ठीक है, अब आप सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको जो मुद्दा समझाना था वो समझा दिया। अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं अल्फा केराटिन में। ये अल्फा केराटिन क्या होता है, तो अल्फा केराटिन जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो जानवरों के सींग, खुर यानी जो उनके पैर होते हैं, बाल, नाखून, त्वचा आदि में पाया जाता है। मनुष्यों के बाल, मोटी त्वचा है ना, नाखून, गायों के या अन्य पशुओं के खुर, सींग, इनका निर्माण किससे होता है, तो इनका निर्माण होता है एक प्रोटीन से जिसका नाम है अल्फा केराटिन। ठीक है, आइए अब कार्यशील महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं होती है, उनको प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है, प्रश्न पूछा जाता है। तो उनको होती है 45 से 46 ग्राम। सामान्यतः एक महिला को 45 से 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, स्तनपान कराती है, उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है 65 से 70 ग्राम। यानी दूध पिलाने वाली माताओं को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन। अब हम लोग चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड पर। तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये क्या है, तो ये एक आनुवांशिक पोषक पदार्थ है। मैंने बताया था ना कि आनुवांशिक गुण वैसे गुणों को कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी माता पिता से उनकी संतानों में जाने वाले गुणों को आनुवांशिक गुण कहा जाता है। और ये आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने वाले पोषक पदार्थ जो हैं ये है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस के बने होते हैं, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग पढ़े क्या पढ़े थे हम लोग सबसे पहले, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, ठीक है। इसके बाद जब प्रोटीन पढ़े तो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ में जुड़ गया क्या, नाइट्रोजन, ठीक है। और अब न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो है ही, उसके साथ में क्या जुड़ गया, तो जुड़ गया आपका फास्फोरस, ठीक है। चलिए इसको समझ लीजिएगा। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस से बने हुए न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये हम जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लिक अम्ल जो है ये अल्प मात्रा में, मतलब कम मात्रा में हमारे शरीर की कोशिकाओं में डीएनए तथा आरएनए के रूप में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए और आरएनए के रूप में ही न्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर में विद्यमान होता है। डीएनए और आरएनए भी हम लोग आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे अब मानव रोग में, और मानव रोग को सबसे पहले हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे आज शाम के क्लास में, और आगे बात करेंगे। हाँ, आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। इतना मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो कम से कम वीडियो पे थोड़े व्यू आने चाहिए। तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और आप लोग जो है ये कमेंट भी कीजिए आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह से पढ़ाई हो, ठीक है। तो इस